तो वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशलमय होंगे। और जैसा हमने प्रीवियस एक अपनी वीडियो और फोटो शेयर की थी जिसमें हमने रिवोल्ट 1857 के बारे में लिखा था, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टूड। तो 1857 जैसे आप सब जानते हैं, 1857 अपने आप में एक माइलस्टोन था। 1857 जो हमने टाइमलाइन की बात की थी 1600 से 1757, 1757 से 1857। तो 1857 बेसिकली क्या होता है आप सबको पता होगा कि 1857 से जितने पॉलिसीज पॉलिटिकली पॉलिसीज आ रही थी वो सभी आपकी चार्टर एक्ट आते थे। 1857 के बाद से जितने एक्ट आए हैं वो इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं। अंडरस्टूड। चार्टर एक्ट आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी लाती थी। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो आपके एक काउंसिल लेके आते थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बॉडी को गवर्नमेंट की वो लेके आती थी। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रांजिशन पीरियड था 1857 से बिफोर और आफ्टर का। ओके। तो इसमें मेजर क्या होता है कि 1757 आप सबको पता होगा बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो 1757 जैसे बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर जीत जाते हैं तो वो ट्रेडर से रूलर बन जाते हैं। ओके। तो जैसे ही वो ट्रेडर से रूलर बनते हैं तो अब आप एक चीज देखिए कि अगर आप किसी बिजनेसमैन को एज ए रूलर बना रहे हैं तो वहां पे वो सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात करेगा। अंडरस्टूड। ऐसा ही हुआ 1757 से 1857 तक। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी हरासमेंट की, सप्रेस किया लोगों को बुरी तरह से, और सिर्फ वो पॉलिसीज लेके आए जिससे उनको बेटरमेंट फील होता था और जो उनके फायदे की होती थी। अंडरस्टूड। तो आज हम ये एक बात जानेंगे कि 1857 रिवोल्ट में ऐसा क्या क्या हुआ कि इतना बड़ा रिवोल्ट एक बन गया था। तो उनके पीछे कुछ कारण थे जो 1757 से 1857 तक ऐसे रीजन ऐसे हरासमेंट निकल के आई कि वो पोटेंशियल बम क्रिएट होता गया और 1857 के रिवोल्ट में वो बम एकदम ब्लास्ट हो गया। अंडरस्टूड। तो आज हम बात करेंगे 1857 रिवोल्ट की। तो 1857 रिवोल्ट को आप म्यूटिनी भी कह सकते हैं, जो सिपोही म्यूटिनी 1857 हुई थी मंगल पांडे जी के द्वारा। आप सबने मंगल पांडे सुना होगा। और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर फ्री इंडिया भी कहा जाता है 1857 के रिवोल्ट को। तो बैटल ऑफ प्लासी आप सबको पता है 1757 में हुई थी। तो एक साल जो था उसमें बहुत बुरी तरह से हरासमेंट हुआ जिस वजह से ट्राइबल मूवमेंट्स काफी हुई, रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस काफी हुए। ये हम डिस्कस करेंगे कॉजेज में। पीजेंट्स और सिविल रिबेलियंस काफी हुए, लड़ाई झगड़े जिसको कहते हैं वायलेंस हुआ। टैक्स बढ़ा दिया, रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया कि विडो मैरिज क्यों नहीं करनी, ये वो एक्स वाई जेड जितने भी थे। तो ये सब चीजें हुई है। और दूसरा, ये जितने आपके ट्राइबल मूवमेंट्स हैं और पीजेंट्स मूवमेंट्स हैं और रिबेलियंस हैं, ये इन सब की मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा या तो वो नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक पीडीएफ बना के मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो आप सब एक उसको यू कैन से मेमोराइज कर लीजिए कि क्या टाइमलाइन थी उनकी, या मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि किस टाइमलाइन में क्या हुआ था, किस टाइमलाइन में कौन सा रिबेलियन हुआ था। जैसे सन्यासी कुका मूवमेंट हुआ था, मोपला रिबेलियन, ऐसे जितने भी थे टाइमलाइन के हिसाब से, ये सभी जितने हुए ये सभी कारण थे इस आपके रिवोल्ट के 1857 के। ओके। तो होता क्या है कोजेज में, अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक कोजेज में आप इसको कैसे लेंगे, आपने सिंपल और सिंपल ये सोचना है कि आपका कोई बिजनेसमैन रूल कर रहा है। सिंपल कि अगर एक बिजनेसमैन रूल कर रहा है तो इकोनॉमिक कोजेज क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स की वैल्यू बढ़ा दी, आपने टैक्स इतना पे करना ही करना है। इन केस आप टैक्स नहीं पे करते तो आपकी जमीन ले ली जाएगी। मतलब 3 महीने, जैसे आज के डेट में ईएमआई का रहता है बैंक की, आप 3 ईएमआई नहीं देंगे तो आपका नॉन प्रॉफिटेबल असेट में चला जाता है वो। इसी तरह इनका कुछ वो था कि आप अगर नहीं पे करेंगे तो आपका लैंड जो है वो सारा ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। सबसे मेजर आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट, ये इंडिया उस टाइम में बहुत ही बड़ा एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आप कह सकते हैं इंडिया में थी। कॉटन की, सिल्क की, जैसे मैं नीचे बात करूं तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को इससे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि ये चीज यहां बनती थी यही बिकती थी। ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि वहां जो बन रहा है वो यहां बिके और यहाँ पे जो बन रहा है वो सस्ते में बन के वहां बिके। ये इनका ब्रिटिशर्स का मोटिव था। तो आर्टिसन और हैंडीक्राफ्ट का वहां कुछ लेना देना नहीं था। तो इन्होंने बुरी तरह से हैंडीक्राफ्ट पीपल, जो उस टाइम के स्किल्ड पीपल थे वहां के जो बनाते थे आपके हैंडीक्राफ्ट, उनको बुरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया। कोई प्रमोट नहीं किया, कुछ उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट नहीं की, पैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आपकी बिल्कुल डाउन होगी। और ब्रिटिश इसके अगेंस्ट हैंडीक्राफ्ट जहां चल रहा था उसकी जगह ब्रिटिश गुड्स बनवाने शुरू कर दिए जो वहां पे बिकते हैं। ओके। तो इससे क्या हुआ, जो स्किल्ड आदमी है उसका काम तो गया। अब आप ये देखिए कि ये स्किल्ड आदमी जब अपनी इंडस्ट्री छोड़ के किसी और में काम करेगा तो एज अ लेबर काम करेगा वो।
समझ रहे हैं आप? अगर एक प्लम्बर है, मैं प्लम्बिंग का काम खत्म कर देता हूँ, तो वो कुछ भी काम करेगा एज अ लेबर कैटेगरी में काउंट होगा, क्योंकि स्किल्ड नहीं काउंट होगा वो। तो इसी तरह इन्होंने आर्टिशन और हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, जिस वजह से उनको कुछ ना कुछ अपने रोजगार के लिए कुछ भी जो काम मिला वो करना पड़ा। तो बुरी तरह से आप कह सकते हैं बेरोजगारी बढ़ी। इंडियन मेड गुड्स, जो इंडिया में गुड्स बनते थे उस पर टैक्स बहुत लगा दिया। टैक्स लगाने की वजह से प्रॉफिट उसमें आ नहीं रहा था, तो जो इंडिया में गुड्स बना रहे थे वो बनने कम हो गए धीरे 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 धीरे। और जो बाहर से आता था उस पे टैक्स कम लगता था। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई चीज बन रही है वो 100 रुपए की मिलती है, और सेम चीज अगर बाहर से बन के आ रही है वो 25 रुपए में मिलेगी। तो धीरे धीरे जो बाहर से बन के आ रहा है उसकी कंजम्पशन बढ़ गई, क्योंकि उस पर टैक्स कम लग रहा है, तो उसकी कंजम्पशन बढ़ गई लोगों में। और जो इंडिया में बन रहा है उसको बुरी तरह से टूटू दिया, जो ब्रिटिश नहीं चाहते थे चलना, उस पर टैक्स लगाने की वजह से। तो इस तरह से इंपोर्टेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा क्रिएट होगी। सिल्क और कॉटन उस पर बुरी तरह से पीट दी। जैसे हैंडीक्राफ्ट वालों के साथ किया वो ऐसे इनके साथ किया, इनको कुछ प्रमोट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इनके पास कोई और रोजगार बचा नहीं। तो जो चीज उस टाइम में चल रही थी इनको वहीं जाके अपने आप को जॉब सिक्योर करना पड़ा। तो जैसे जो पहले इनके नीचे 5-6 लोग एज लेबर काम किया करते थे, हेल्पर, अब ये खुद कहीं और जाके एज हेल्पर काम कर रहे थे। और एग्रीकल्चर पर प्रेशर बढ़ता गया, क्योंकि उस टाइम इतना आउटपुट था नहीं जितनी रिक्वायरमेंट आपकी एग्रीकल्चर की थी। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज बहुत बड़े और मेजर कॉजेज थे, जिसको आप ये कह सकते हैं कि अगर हम 100 साल तक देखें, 80 साल तक देखें, तो अगर 1 साल में भी अगर आप ये पॉलिसी लाएं तो 1 साल में ही लोग खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हैं? 1 साल में ही लोगों के पास कुछ नहीं बचता अपने सर्वाइवल के लिए। और ये तो कंटिन्यू चल ही रहा था, ईयर ऑन ईयर ईयर ऑन ईयर। तो ये बहुत ही बड़ा कॉजेज था, जिस वजह से लोग काफी परेशान हुए, और कई पेरेंट्स रिबेलियंस भी काफी हुए इसमें। पॉलिटिकल कॉजेज जो हम अब तक के लेक्चरों में बात करके आए हैं, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस क्या था कि ब्रिटिशर्स के साथ इंडियन रूलर्स की संधि हुआ करती थी कि ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी रूलर को देंगे, रूलर को ब्रिटिश आर्मी बचाएगी। कंडीशन क्या थी कि रूलर किसी भी और रूलर से या किसी भी और फॉरेन, आप कह सकते हैं कि फॉरेन, जैसे ब्रिटिशर्स थे फ्रेंच, किसी भी दूसरे उससे बात नहीं कर सकता विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। और जो आर्मी रहेगी उसको भी रूलर ही मेंटेन करेगा, उसकी सैलरी, उसके पर्क्स जो भी उसको मिलता है, तो ये, और जगह भी रूलर ही देगा उसको रहने के लिए। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी, जैसे मैंने पहली बात की थी, अलायंस होता है कि मिलजुल के, और सब्सिडरी उसी की काउंटर पार्ट। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे मेजर था, जिसमें आपके बाजीराव टू का जो बेटा था, क्या कहते हैं इनको, बाजीराव टू के बेटे को नाना साहब थे, और लक्ष्मीबाई का जो बेटा मन्नू था। इसमें क्या होता है कि अगर किंग और क्वीन का कोई मेल बच्चा नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। अगर लड़की है, अगर अडॉप्टेड है तो भी। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी जो डलहौजी लेके आया था पॉलिसी 1856 में, जिस वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह करती है। और पॉलिटिकल कॉजेज में ये दो कॉजेज ही हैं, आगे जितने भी हैं वो इसी के काउंटर पार्ट हैं। तो फिलहाल के लिए आपको ये याद रखने की ये दो कॉजेज थे पॉलिटिकल। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो रैम्पेंट करप्शन थी। रैम्पेंट करप्शन क्या होती है कि करप्शन गवर्नमेंट लेवल पे, आप पुलिस में जाओ, पुलिस करप्ट है। आप किसी ऑफिसर के पास जाओ, सिविल ऑफिसर के, एसडीएम या डीसी के पास, वो करप्ट है। तीसरी बची चीज जुडिशरी, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो दैट इज ऑल्सो करप्टेड, उन्होंने आपके फेवर में सुनाना ही कुछ नहीं है। तो ये बड़ा ही उस टाइम में बहुत ही गंदा काम था। और कुछ लोग कहते हैं कि रैम्पेंट होता है, जैसे कि आज की जो हम गवर्नमेंट में बात करें, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जैसे भी करप्शन चल रहा है, तो वो भी इनहेरिटेड है रैम्पेंट का। सब कुछ चेंज हो गया, पर करप्शन, रैम्पेंट करप्शन आज भी चल रही है, सेम जो ब्रिटिशर्स के टाइम चलती थी वो। अंडरस्टूड? तो ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दो कॉजेज हमने बात की है, और एक इकोनॉमिक 3 कॉजेज की हमने बात कर ली, जो कि बहुत ही मेजर कॉजेज से रिवोल्ट 1850। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कोज था वो था सोशियो रिलीजियस कोज। सोशियो रिलीजियस कोज था नेक्स्ट कोज हमारा, फोर्थ कोज। मतलब कोज सारे थे, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया इनके हिसाब से। मेंस में तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे, तो आपने भी मेंस में इसको इसी तरह क्लासिफाई करके बताना है, या फिर वो मेंस में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या पॉलिटिकल कोजेस थे इस रिवोल्ट के होने के, क्या इकोनॉमिक कोजेस थे। तो आपको सब कुछ पता हो, आपने ब्रीफ में स्टार्टिंग में पैरा लिखना है, उसके बाद आपने जो रिक्वायर्ड कोज है उसके ऊपर बात करनी है। ओके, तो भाई सोशियो रिलीजियस कोज की अगर बात करें तो क्या था। अब सोशियो रिलीजियस का ऑब्वियसली पता लग रहा है कि इंडिया में उस टाइम क्या थे, हिंदू, मुस्लिम्स, बौद्ध, जैन,
अंडरस्टूड? क्रिश्चियंस नहीं थे। तो इससे क्या पता लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिलीजियस में दूसरे हैं वो तो सबसे पहले तो अपना रिलीजन लेके आए। क्रिश्चियन मिशनरीज उन्होंने इंडिया में लगा दी फैलाने के लिए। और हमने अपने 1853 वाले में भी बात की थी, क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में आ गई थी 1833 और 53 में। तो क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में आ गई थी, फैलने लगी थी, जिसको कहते हैं कन्वर्जन स्टार्ट हो गई थी रिलीजन की। और कन्वर्जन आप ये कह सकते हैं मार काट के नहीं, नीड के हिसाब से। ओके, कोई अनएम्प्लॉयड है, किसी के घर में रोटी नहीं है, किसी को मेडिकल बेनिफिट चाहिए, तो उसको फाइनेंशियली फुल्ली सपोर्ट करके जो भी उसको चाहिए उसको सिंपल ये कहते थे कि आपने अपना रिलीजन कन्वर्ट करना और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस वजह से कन्वर्जन काफी हुई हिंदू और मुस्लिम्स में आज की डेट में। तो आप सिख में भी कह सकते हैं, जैसा पंजाब में देखा जाता है। तो ये कन्वर्जन स्टार्ट हुई। कई इनिशिएटिव्स थे जैसे सती, ये मैं इनिशिएटिव्स इसमें अच्छे मानता हूँ कि सती प्रथा जो थी वो इन्होंने अबोलिश की। विंडो रीमैरिज एक्ट लेके आई है एक। वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात की कि उस टाइम में वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाता था, तो ब्रिटिश ने ये बंद किया कि क्यों नहीं करना। और टैक्स लगाते थे टेम्पल और मॉस्क्यू की लैंड पे, जहां पे वो चीज बनी हुई है उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा एज पर सोर्स ऑफ इनकम। और एक रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लेके आए थे 1856 में। ये जस्ट आपको याद रखना, और इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, जस्ट रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 में लाए थे। तो ये तो इनिशिएटिव थे जिसको मैं अच्छा भी मानता हूँ कि अच्छे किए उन्होंने। सती प्रथा बंद की, विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए जिसमें विडोज की दोबारा शादी हो सकती है, अदरवाइज उनको गंजा कर दिया जाता था और सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। वुमेन एजुकेशन के ऊपर लेके आए कि वुमेन्स का सिर्फ घर तक ही सीमित रहने का कोई वो नहीं है, उनको भी समाज में इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो एजुकेट करो उनको। और टैक्स जो लगाया ये दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्योंकि उस टाइम में इतना कुछ नहीं था कि आप उस पर भी टैक्स लगाएं। आप उसको एक रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से नहीं देख सकते मंदिर और मस्जिद को। तो ये रिलीजियस थे। और इसके अलावा सोशियो रिलीजियस में क्या आ जाता है, एक एनफील्ड राइफल हुई थी, ब्रिटिशर्स ने लगाया इंट्रोड्यूस की थी एनफील्ड राइफल्स। और बोन डस्ट, जो हड्डियों का आप कह सकते हैं क्रश करके जो हड्डियों का चूरा निकलता है वो आटे में मिक्स करके दिया करते थे ब्रिटिशर्स। तो ये दो रीजन बहुत मेजर थे जिस वजह से म्यूटिनी हुई। तो बोन डस्ट जो था आटे में मिक्स करते थे, ये तो सबके लिए हो गया, सिविल रिबेलियंस आप कह सकते हैं आम लोगों के लिए। तो एनफील्ड राइफल थी, इन्होंने सबसे मेजर, जैसे बाइक स्टार्ट करने में आप किक मारते हैं तो एक स्पार्क जनरेट होता है, तो वो जो स्पार्क जनरेट होता है वो इन्होंने किया था एनफील्ड राइफल्स ने। एनफील्ड राइफल्स क्या होती हैं, एक कार्ट्रेज होती है। ओके, अब कार्ट्रेज जो होती है, कहा जाता है कि कार्ट्रेज जो थी उस टाइम में पिग और काउ उनके मीट से बनी होती थी वो कार्ट्रेज। उसका मतलब कुछ अमाउंट उसमें जुड़ा होता था, जैसे विस्की में अल्कोहल आप कह सकते हैं थोड़ी होती है पर होती है। तो उस तरह से पिग और काओ का उसमें मिक्सचर था मीट का। और वो इनको ब्रिटिशर्स को कहा जाता था कि मतलब सोल्जर जो होते थे कि आपने मुंह से काटनी है देन फायर करना है। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो हिंदूज थे उनको काओ से रिलेटेड और मुस्लिम्स को पिग से रिलेटेड जो था वो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या हुआ, बराकपुर वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहां पे 34 नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे थे, उन्होंने ये करने से मना कर दिया कि मैं नहीं करता। और उनको फोर्स किया तो उन्होंने नहीं किया, और कहते हैं कि उन्होंने अपने ऑफिसर को भी शूट कर दिया था। तो जिस वजह से उनको पकड़ा, उनको फांसी दे दी, उनको मार दिया था, वहां एग्जीक्यूट कर दिया वेस्ट बंगाल में। सेम 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को एग्जीक्यूट किया था। सेम चीज हुई 7th अवध रेजिमेंट में, उनको भी बोला, उन्होंने भी मना कर दिया। दो जगह हो गया। थर्ड नेटिव कैवेलरी ने भी रिफ्यूज कर दिया ये चीज करने से, उसमें 90 लोगों ने रिफ्यूज किया था, जिसमें 85 को सस्पेंड कर दिया और सभी को जेल में डाल दिया। मतलब उनके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि धारा कुछ लगी जिससे उनको 10 साल की सजा गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया और बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया। ओके, तो ये सब देखते देखते जो मेरठ की रेजिमेंट थी, मेरठ की रेजिमेंट ने देखा कि ये तो बड़ा मतलब गलत है, तो उन्होंने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। वो जितने भी थे वहां पे सिपोही, उन्होंने विद्रोह किया। जितने भी इनके जेल के अंदर बंद थे लोग, जिनको जेल दी थी, और जितने भी साथी थे उन सबको खोल दिया, सभी जेल खोल दी, सभी को साथ लिया, अपने ऑफिसर को शूट कर दिया वहां पे, सभी को साथ ले लिया उन्होंने, ऑफिसर को मार दिया, सभी को साथ ले लिया और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे।
दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली उस टाइम में जैसे आज में सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उस टाइम सेंट्रल पावर दिल्ली बैठती थी। तो मेरठ के सिपाही ने खत्म एक्शन लिया, स्पार्क जनरेट किया कि लेट इट बी, मार दिया ऑफिसर, अपने साथियों को छुड़वाया और दिल्ली की तरफ मार्च किया। क्यों? उस टाइम में बहादुर शाह जफर हुआ करते थे, जो एक पपेट के रूलर थे, आप कह सकते हैं पपेट रूलर इन द सेंस के ब्रिटिशर्स ने उनको से सारी सुविधाएं दी हुई हैं और बोला हुआ कि आपने चुप करके रहना है, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं करना। तो ये दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। ये देखते जो बहादुर शाह होता है वो बाकी रूलर्स को चिट्ठी लिखते हैं कि तुम भी सपोर्ट करो, ये जितना भी चल रहा काम तुम भी सपोर्ट करो। पैरेलली जनरल बखत खान होता है बहादुर शाह जफर का ही जनरल। नाना साहब होते हैं कानपुर में। नाना साहब जो होते हैं ये भी आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से गिर जाते हैं। बाजीराव टू के बेटे होते हैं, पर इनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कुछ नहीं मिलता, तो ये छुपते छुपाते कानपुर आ जाते हैं। मराठा से यूपी साइड आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस छुपते हुए कानपुर आते हैं। यहाँ पे ये रिवोल्ट करते हैं और इनके साथ तांत्या टोपे दोनों रिवोल्ट करते हैं कानपुर में। बेगम हजरत महल लखनऊ में होती है, खान बहादुर रोहिलखंड में, कुंवर सिंह बिहार में, अहमदुल्ला अयोध्या में, लक्ष्मीबाई झांसी में। तो ये सभी अपने अपने एरिया में रिवोल्ट शुरू कर देते हैं और सिविलियंस बहुत इसमें पार्ट लेते हैं। सिविलियंस इतना पार्ट लेते हैं कि अगर 1.5 लाख लोग मरे थे तो उसमें 1 लाख सिविलियंस थे। सभी के सभी जितने भी परेशान लोग होते हैं यहाँ पे, पीजेंट्स हो गए, ट्राइबल पीपल हो गए, सभी जुड़ जाते हैं रिवोल्ट में। और बुरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि 95% ये अचीव कर लेते हैं इंडिपेंडेंस, बुरी तरह से ब्रिटिश को खत्म कर देते हैं मार मार के। तो ये रहता है इसमें जो 1857 के रिवोल्ट में सपोर्टर कौन कहां से। और बहादुर शाह इसमें एक चीज क्या होती है, सभी के सभी जितने भी होते हैं ये सभी बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर काउंट करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये भी म्यूटिनी भी सिपाही जो होते हैं वो भी कि बहादुर शाह जफर ही हमारा एम्परर है, ब्रिटिशर्स नहीं है, ब्रिटिशर्स को निकालो। तो ये रहता है रिवोल्ट 1857 का। कोजेज आगे कौन कौन सपोर्ट करता है दूसरे आपके स्टेट से, और इसके अलावा क्या रिलीजियस सोशो रिलीजियस इकोनॉमिक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या क्या थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। अब रही बात की हुआ क्यों नहीं है, पूरा होना चाहिए था, अगर इतना रिवोल्ट इतने बड़े स्केल पे चल रहा तो पूरा क्यों नहीं हुआ। तो अभी बात करेंगे कि क्या गलत हुआ। तो सबसे पहले तो गलत क्या हुआ कि उस टाइम प्लान नहीं था कुछ। प्लान इन द सेंस की आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये तो कुछ सिस्टमेटिक नहीं था। आज लड़ाई यहाँ होगी, उसके 10 दिन बाद ब्रेक है, 10 दिन बाद कहीं और हो रही है, उसके बाद उनको नहीं पता कि उनके पैरेलल भी कहीं लड़ाई हो रही है, तो एक साथ हो सकते हैं। कहीं पे लड़ाई हो चुकी है, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर चुके हैं, देन वहां पे वो शुरू कर रहे हैं। तो कोई सिस्टमेटिक और प्लान नहीं था, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इस वजह से कंपनी ने क्या किया, जहां पे डिले हो रहा था, जहां पे देखा 200 लोग लड़ने दो, जहां पे उनको देखे 20 या 25 ही शुरू हुए, वहां पे उन्होंने इमीडिएटली उनको कंट्रोल कर लिया, मार मार के जेल के अंदर बंद कर दिया। जमींदार एजुकेटेड इंडियंस इन्होंने सपोर्ट नहीं किया रिवोल्ट को। ये अपनी फिलोसफी अलग ही थी इनकी कि नहीं, गवर्नमेंट के साथ लड़ना गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारा नुकसान होगा, हमें मारेंगे, डरपोक जिसको कह सकते हैं। लॉजिकल और फिलोसफिकल जो लोग थे, एजुकेटेड और बिग जमींदार, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के आप ये कह सकते हैं टेन्योर में ब्रिटिशर से बेनिफिट भी ले रहे थे, हरासमेंट से इन्हीं को बेनिफिट हो रहा था, तो उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और कई रूलर थे, सिंधिया ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, सिंध के रूलर, और 2 महाराजा कश्मीर और पटियाला के, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया रूल रिवोल्ट में। बल्कि सपोर्ट क्या करना है, इन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से सपोर्ट किया रिवोल्ट के अंदर, इसको सप्रेस करने में, अपने लोगों को मारने में ब्रिटिशर्स की तरफ से इन लोगों ने रिवोल्ट को सपोर्ट किया। तो बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं शर्म की बात है या बुरी बात है कि ऐसा करना। और उस टाइम आपके पास हथियार भी ऐसे ही गंदे से ही थे एज कम्पेयर टू योर ओपोनेंट। उनके पास पूरे अच्छे मतलब अपडेटेड वेपन्स थे, गन्स थी, पर इंडियंस के पास उतनी नहीं थी और कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। लेट अस सपोज आज जीत गए, आज हमने अपने ब्रिटिशर्स को खत्म कर दिया, यहाँ पे सारे मार दिए, देन उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी कि क्या करना है, कोई लीडरशिप नहीं थी, सेंट्रल लीडरशिप जिसके अकॉर्डिंग कोई चले। जैसे आगे चल के आप देखेंगे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक सभी थे, तो एक सेंट्रल लीडरशिप थी, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कर रहे हैं। तभी जितनी मूवमेंट्स हुई, सिविल डिसोबीडियंस कॉर्पोरेशन, वन लीडरशिप के तहत हुई कि सबने उनको फॉलो किया। यहाँ पे वो चीज मिसिंग थी।
सभी लड़ रहे हैं, सभी लड़ रहे हैं, पर प्लान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कॉमन रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि क्यों लड़ रहे हैं, किसके तहत लड़ रहे हैं। तो ये सब रीजंस थे जिस वजह से रिवोल्ट आपका सक्सेस नहीं हुआ। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कवर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जैसे उनके वेपन्स नए आने शुरू हो गए, आर्मी के ज्यादा जवान आने शुरू हुए, तो उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया और ये सभी लोग जो थे ये सभी मार दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो लड़ाई करते मर गई, तांतिया टोपे जो थे वो भाग गए थे नेपाल की तरफ, नाना साहब भी भाग रहे थे और कहीं रात को सो रहे थे, वहां पे सोते सोते इनको पकड़ा और खत्म कर दिया। बेगम हजरत महल खान बहादुर जनरल, ये सभी के सभी ब्रिटिशर्स ने मार दिए। इवन आप ये देखिए बहादुर शाह के साथ एक और इनका जो एम्परर था दिल्ली का, उसको तो वही पकड़ के मतलब यहाँ पे गन रख के शूट किया था जनरल ने, और बहादुर शाह को रिमूव भेज दिया था सजा में, काला पानी की सजा में, और वो वहीं खत्म हो गया था बहादुर शाह भी। बहादुर शाह जफर जो लास्ट रूलर था, और कहा जाता है कि इनके अभी भी फैमिली या हेरिडिटरी अभी भी है बहादुर शाह जफर के। तो ये सब रीजन थे जिस वजह से रिवोल्ट 1857 का सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हो सकता था पर नहीं हो पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, और एक बार दोबारा वीडियो को जरूर देखिए। हो सकता है मेरे से कुछ चीजें रह गई हो या मैं बता नहीं पाया हूँ ज्यादा एक्सप्लेन करके, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिए और अपनी बुक्स को जरूर रेफर कीजिए कि इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। किसी और सोर्स में कुछ और दिया होगा, या प्रीवियस ईयर पेपर में आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है। तो हमें नॉलेज हमारी सभी यही रहेगी, हमें उसमें सिर्फ एक एनालिटिकल अप्रोच लगानी है कि हमें जो हमें पता है और उसने क्या पूछा है, हमें उसके पूछने को, अपनी नॉलेज को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करके बताना है। नॉलेज सारी यही है, आप कहीं पे भी देखेंगे सभी यही नॉलेज है और कहीं नहीं है इससे ज्यादा। बट वो जिस तरह से पूछा आपने इसी को मोल्ड करके उसको बताना है। अंडरस्टूड? ये एक प्रैक्टिस है जिसको, तो बस आपने इसी क्वेश्चंस को देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, और इस नॉलेज को, ये सभी कंप्लीट नॉलेज है रिवोल्ट 1857 की, आपने इसको ध्यान से रखना है। और जो प्रीवियस ईयर पेपर में दिखे हैं क्वेश्चन, जो भी आए हुए हैं, उन्होंने जिस वे में पूछे हैं, आपको इन नॉलेज को उस वे में मोल्ड करना है, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को एक बार प्लीज दोबारा से जरूर देखिएगा ताकि कोई चीज रह ना जाए। और इसी के साथ खत्म करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू एंड जय हिंद।